यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कलर मैंने इस्तेमाल कर लिया पहले ही, तो मैं ग्रीन इस्तेमाल करूँगा अभी आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड टर्म समझाने के लिए, या जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 1967 में इंदिरा गांधी का सरकार बनने के बाद बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अदला बदली करने लगे थे। तब ये 1985 में ज़रूरत तो 1967 के बाद ही महसूस होने लगी थी, लेकिन 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ये देख रहे हैं आप, 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसे कि दल बदलू कानून भी कहा गया, जिसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को ADL से रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप आगे आप लोग को ADL देखना तो आप ये समझना। तो ये लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे MP MLA अपना ऑफिस टर्म के, जब उनका ऑफिस टर्म रहता है तो वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर बदलते हैं तो ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, ठीक है। इससे दिक्कत ये हो रहा था कि मान लीजिए कि अगर दो पार्टी है, मान लीजिए BJP और कांग्रेस है, और BJP का कैंडिडेट बन के कोई कैंडिडेट खड़ा है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है, और वो अपना 5 साल के लिए चुनाता है और अपना 2 साल टर्म BJP में रहता है, लेकिन उसको फिर BJP में किसी से मनमुटाव के कारण या कोई पर्सनल रीजंस के कारण वो चेंज कर लेता है पार्टी, वो कांग्रेस में चला जाता है। तो जो उस इंसान को चुन रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ा था और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसको चुने हैं, वो ये सोच के चुने कि ये BJP का कैंडिडेट है तो इसे हम वोट देंगे, ठीक है। लेकिन वो कांग्रेस में मान लीजिए अगर शामिल हो जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से जनता का मैंडेट बिगड़ जाता है। जनता जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वोट दिया गया था उस इंसान को, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल और पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है चुनने में। वहाँ पे वो चीज़ मार खा जा रहा था। तो इसलिए टू पनिश MP MLAs इफ फाउंड गिल्टी दस इंश्योरिंग स्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट और टॉपलिंग मतलब जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदली करना, वो उसको टॉपलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होने लगा था, इसके कारण ये कानून लाने का ज़रूरत पड़ गया था, ठीक है। तो अच्छा, अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक टर्म है मर्जर। यहाँ आप देख सकते हैं मर्जर, ठीक है। तो ये मर्जर क्या है कि अगर डिफेक्शन किसी पार्टी में, मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, इसका 2/3, ठीक है, इसका 2/3 जो भी आप निकाल लीजिए, जो भी जितना भी नंबर आता है, तो इस 100 में से अगर 2/3 मतलब आधा से ज़्यादा लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित हो जा रहे हैं, तो उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, उसको मर्जर कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए, उसको मर्जर कहा जाएगा। 2/3 हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पार्टी के जितने भी टोटल कैंडिडेट्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स अगर बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमको इस पार्टी में नहीं रहना है, दूसरे पार्टी में शामिल होना है, तो उसको मर्जर कहा जाएगा, उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और मर्जर का कोई पनिशमेंट नहीं है, डिफेक्शन का पनिशमेंट है, ठीक है। और कोई भी मेंबर अगर डिसक्वालीफाई हो जाता है कि वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदला और वो उसको गिल्टी पाया गया, इस डिफेक्शन लॉ के अंडर गिल्टी पाया गया, और उसको पनिशमेंट मिल जाता है कि वो डिसक्वालीफाई कर दिया गया। मान लीजिए उसका मेंबरशिप चला गया, वो MP MLA था, अब नहीं रहा, तो वो फिर से किसी भी सीट से, किसी भी पार्टी से, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी पार्टी से या खुद का अपना पार्टी बना के कंटेस्ट कर सकता है। उसका इलेक्शन लड़ने का पावर नहीं जा रहा है। वो MP MLA जो उस समय था वो अब नहीं रहेगा, लेकिन वो फिर से इलेक्ट होके आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ के लिए, ये सब चीज़ आपके दिमाग में यहाँ तक, ये ग्राउंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यहाँ तक आने से पहले जो भी ये जो यहाँ से ऊपर का पार्ट है, ये हमारा MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो डिसीजन होगा, ये डिसीजन क्या, डिसीजन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर किसी पे आरोप लगाया जाता है कि नहीं, ये आदमी जो है वो एक दल से दूसरा दल अपना पर्सनल मोटिव या किसी भी रीज़न की वजह से चेंज हुआ है, इसके अंदर ये वाला एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो ये डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। आपको पता होगा कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। जो कि उनका जो डिसीजन आएगा
वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, मतलब कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये बोल देते हैं, किसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर गिल्टी पाए गए हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये बोल सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये लॉफुल नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, इनको फिर से रीइंस्टेट किया जाए, MPMLA बनाया जाए। तो ऐसा हो सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और MCQ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डिसीजन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है, इस लॉ में कहीं इसके लिए टाइम फ्रेम नहीं रखा गया कि 3 महीने के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका डिसीजन दे देंगे या 6 महीने के अंदर दे देंगे। तो समझ लेंगे, हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये फाइल दबाई रह जाएगा, और ऐसा होता ही है, आप तो जानते ही हैं, ये लूप होल्स रहता ही है हर कानून में। तो ये इसका सबसे बड़ा लूप होल है कि मतलब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जिसके अंडर वो अपना डिसीजन देंगे। वो चाहें तो अपना पूरा टर्म एंड होने तक भी डिसीजन ना दें, उसके बाद ये एक्सपायर भी हो जाता है। ये बहुत सारा एंटी डिफेक्शन लॉ का जो केसेस चलते रहता है, फिर नया होना हुआ तो होगा, नहीं तो अटका रहेगा। तो ये सब चीज़ हमने MCQ तक के लिए देख लिया। अब अगर मेंस का पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ से ग्राउंड्स फॉर डिफेक्शन से हम लोग देखते हैं कि मतलब ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। और कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये चल भी रहा है। जो एकनाथ शिंदे फैक्शन है वो उद्धव फैक्शन से कैसे अलग हुआ, ये सब चीज़ें चलते रहती हैं हर मैक्सिमम स्टेट्स में। तो अब देखते हैं कि किस किस ग्राउंड पे डिफेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक मेंबर वो वॉलंटरी बोल दे कि नहीं भाई अब हमको इस पार्टी में नहीं रहना है, अब हम इस पार्टी के मेंबर नहीं रहना चाहते, तो वो वॉलंटरी डिफेक्शन, वॉलंटरी गिव अप कर दिए हम अपना पार्टी मेंबरशिप। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए कोई भी पार्टी मेंबर है, ठीक है, आप विप सुने होंगे, WHIP, विप। विप मतलब समझ लीजिए एक लीडर, एक किसी भी पार्टी का एक लीडर हो गया, जो कि सब चीज़ मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखेगा, उसका कहा सब मानेगा, एक तरह से क्लास का मॉनिटर होता है ना, उसी तरह विप समझ लो, आप लीडर समझ लो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का। तो ये जो विप है, इसको ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपको ये सब चीज़ नज़र रखना है कि कौन आप कोई डिसीजन देना है तो हर पार्टी मेंबर एक ही जैसा बोलेगा। कोई अगर उसका पार्टी मेंबर कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है या बोल रहा है कि नहीं हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, और वो खुलेआम बोल दे रहा है पार्लियामेंट में, तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए ये विप रहता है। और अगर कोई पार्टी मेंबर ये विप के खिलाफ या पार्टी का जो मैंडेट है उसके खिलाफ वोट कर देता है या उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो उसको वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। और वो 15 दिन के अंदर अगर ये नोटिस दे देता है कि हम क्यों वायलेट किए, अगर 15 दिन के अंदर सुलझाव हो जाता है उसका पार्टी के अंदर तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो उसको भी डिफेक्शन का ग्राउंड माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी डिफेक्शन का ग्राउंड माना जाएगा। इस पर भी डिफेक्शन का लॉ ये वाला लगा के उसको गिल्टी ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा और जीता, और वो फिर जीतने के बाद वो BJP ज्वाइन कर ले, कांग्रेस ज्वाइन कर ले, या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उसको भी हम डिफेक्शन का ग्राउंड मानेंगे। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 6 मंथ के उसके एक्सपायरी के बाद, ठीक है, 6 मंथ का एक्सपायरी के बाद, तो ये 6 मंथ का एक्सपायरी से पहले तो वो ज्वाइन कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन 6 मंथ के एक्सपायरी के बाद अगर ज्वाइन करता है तो इसको भी ग्राउंड माना जाएगा। देखिए भाई इसको भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस तो नहीं लगता, लेकिन ये भी MCQ में, UPSC का कोई भरोसा नहीं, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप देख लेंगे तो ज़्यादा टफ तो हमको नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक है, तो दिमाग में बैठना ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार पढ़ लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। रिवीजन करना ज़रूरी है बस। और ये मैंने जितना हो सके क्रिस्प बनाने का कोशिश किया है ये नोट्स को, ताकि आप इसको कहीं भी लिख भी सकते हो आप। और यहाँ से अगर जितना मैंने लिख दिया है, जितना मैंने इसमें लिखा है वो मतलब पूरा डिटेल्ड है, ठीक है। मतलब इसको पढ़ने के बाद और कहीं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को बार बार रिवाइज करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये पढ़ने के बाद आप अपना एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे तो बात बन जाएगी। अब देखिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ चैलेंजेस क्या क्या, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे एक पैरा 4 है, ठीक है, पैरा 4 है ADL कानून के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ कानून के अंदर एक पैरा 4 है, उसमें ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बोला गया कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी
से अगर कोई 2/3 मेंबर निकल जाते हैं और किसी दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाते हैं तो उसमें लिखा है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इसका सही डिफिनेशन दिया ही नहीं कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, मतलब कैसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिफिनेशन है उससे थोड़ा बहुत डिफर करता है, तो मतलब थोड़ा वेग डिफिनेशन है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में। अगर पूछता है कि चैलेंजेस क्या क्या है एडीएल में, तो ये एक चैलेंज के तौर पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंट में। और यहाँ पे स्पीकर का अगर कोई टाइम निश्चित नहीं है कि वो डिसीजन कब देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर डिसीजन। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत एक, और आप इसे आप थोड़ा सा नोट मेकिंग में भी आप अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि पूरा लंबा लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्पीकर, देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर स्पीकर डिसीजन इन एडीएल, तो ऐसा करके नहीं लिख के मैंने सीधे लिख दिया स्पीकर और यहाँ पे ब्रैकेट में टाइम। से हमें ये पता चल जाता है कि भाई स्पीकर का जो डिसीजन है, यहाँ पे आप स्पीकर डिसीजन भी लिख सकते हैं अगर आपको अगर आप भूल जाते हो तो कि मतलब, तो यहाँ पे स्पीकर डिसीजन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अंडरमाइन द पार्लियामेंट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप पार्टी का सिंबल देख के या पार्टी का बैकग्राउंड देख के आप वोट करते हो और वो कैंडिडेट किसी दूसरे पार्टी में जाके सम्मिलित हो जाता है, तो मतलब ये तो फिर मैंडेट के मतलब पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। बुरा लगता है जनता को कि यार हम तो तुमको इस पार्टी के लिए चुनाव दिए थे। आप नीतीश कुमार जी को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मतलब वो एनडीए के साथ थे और मतलब फिर वो आरजेडी में चले गए, तो ये सब दिक्कत हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम का मतलब जनता के बारे में सोचता ही कौन है यार उतना। चलो ठीक है, फिर भी हमें तो देखना है ना, हमें तो यूपीएससी क्रैक करके जनता के बारे में सोचना है, तो आप लोग ये सब चीज़ ध्यान रखना। नो रिकॉग्निशन ऑफ स्प्लिट इंस्टीड जो हमारा एडीएल है वो मर्जर को, तो मर्जर का डेफिनेशन दे दिया लेकिन स्प्लिट का डेफिनेशन दिया ही नहीं। इसका कहने का मतलब है कि भाई आप मर्जर को तो डिफाइन कर दे रहे हो कि मतलब अगर 2/3 मेंबर है किसी पार्टी का और दूसरे पार्टी में जाके मर्ज कर रहा है, दूसरे पार्टी में जाके मिल जा रहा है, तो उसको हम मर्जर बोलेंगे, ठीक है, उस पर डिफेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि स्प्लिट, मतलब स्प्लिट का क्या होगा। स्प्लिट का डेफिनेशन नहीं दे रहे हो कि मतलब वो जो 2/3 मेंबर निकल रहे हैं उसको स्प्लिट बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, वो स्प्लिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनके बारे में क्या कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ का डेफिनेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्प्लिट डिफाइन नहीं है, मर्जर डिफाइंड है, ठीक है। और देखिए जैसे कि एडीएल जो है ना, अब देखिए मैं कुछ थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कोई भी पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी का कोई एक ऐसा मेंबर है जो कि किसी, मान लीजिए ए लॉ लाया गया, ए कोई लॉ है वो लाया गया है, और ये जो बीजेपी का मेंबर ये ए लॉ से खुश नहीं है, तो ये खुश ना होकर भी ये क्या कर सकता है। इसको तो भाई हमारा ये क्या बोलते हैं, ये जो लीडरशिप है उसका बात मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो इस पर एडीएल का प्रक्रिया लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे वोट होगा पार्लियामेंट में, ये अपना डिसेंट शो कर देगा या वोट नहीं करेगा या अगेंस्ट में वोट कर देगा, तो इस पर एडीएल का कानून लगाया जाएगा। तो ये चाहेगा कि मतलब ये मेरा पार्लियामेंट्री जो पद है एमपी एमएलए का वो चला जाए, नहीं चाहेगा। तो मतलब इससे एक तरह से जो डिसेंट है, जो मतलब अगर आप नहीं भी चाह रहे हो मतलब किसी लॉ को सपोर्ट करना, किसी लॉ के फेवर में बोलना, तो भी मतलब आपको करना ही पड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिबेट और डिस्कशन को एक तरह से हैम्पर कर देता है, ठीक है। आप डिबेट डिस्कशन अपने ग्रुप के मेंबर्स पे ही नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है पार्टी के अंदर। लेकिन अब ये चीज़ कितना किस पार्टी में होता है वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है। आपका लीडरशिप बढ़िया रहेगा तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, लीडरशिप बढ़िया नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक तरह से डिबेट और डिस्कशन को ये प्रोहिबिट कर देता है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का कुछ सजेशन है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, वो देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई हमको तुम डिसाइडिंग अथॉरिटी बनाओ इस एडीएल के कानून में। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हमको समझ में नहीं आता है भाई, इलेक्शन हम कराते हैं तो हमको बनाओ, हम ही इसके कर्ता धर्ता होने चाहिए भाई, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यहाँ से हटाओ, ठीक है, ये बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो जिसमें रिटायर्ड जजेस को रख दो, हायर जुडिशरी के, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब एडीएल को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडवाइस है कि मतलब एक बॉडी है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम याद रखने का उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन आप नाम कोट कर दोगे तो यार मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपका आंसर थोड़ा सा चमकेगा चमचम। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनसीआरडब्ल्यूसी का कहना है, रिकमेंड किया था कि डिसीजन जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एडीएल पे डिसीजन दे रहे हैं वो डिसीजन वो ना दे के प्रेसिडेंट एमपीज़ के लिए प्रेसिडेंट दे दें, एमएलएस के लिए गवर्नर दे दें,
ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, और ये जो डिसीजन देंगे एमएलए के लिए गवर्नर और एमपी के लिए प्रेसिडेंट, एडीएल कानून के अंदर, वो देते समय मतलब वो डिसीजन देते समय वो इलेक्शन कमीशन का एडवाइस ले लें। ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर का पूरा मतलब ये चीज़ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ना करें, ऐसा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रिकमेंडेशन था, लेकिन ये सब चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। इंट्रा और इंटर का मतलब आपको बता देता हूँ। इंट्रा मतलब होता है अंदर, आपस में, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है एक दूसरे में, एक दूसरे, जैसे कि इंटर स्टेट बोला जाता है ना, इंटर स्टेट मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। और इंट्रा स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह में, स्टेट एक ही। तो इंट्रा और इंटर का आपको फर्क पता होना चाहिए। तो प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अभी मैंने आपको समझाया कि मतलब वो उसका अगर वो चाह भी रहा है कि कोई मेंबर है वो चाह रहा है कि भाई ये लॉ को हम मतलब ये लॉ मेरे मन से नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो भी वो बोल नहीं पा रहा है, तो मतलब इसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी मेंटेन रहो, सबको मतलब वहाँ पे बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ है। और एक और ये सजेशन है कि एडीएल को एक बार फिर से बढ़िया से सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करे कि क्या होना चाहिए। तो ये है भाई, मतलब इसमें एडीएल के बारे में आपको मतलब जितना हो सके उतना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने का कोशिश किया। और मतलब इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि जानने का ज़रूरत है। हाँ, लेकिन इतना चीज़ आप जान रहे हो तो आपको मतलब ये आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप कहीं भी कोड कर सकते हो। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मतलब आपको ये सब चीज़ हेल्प करेगा कि मतलब आप अच्छे से समझ पाओगे कंटेंट को, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, जय हिंद।